ओके, सो टेस्ट वन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले जो आपका टेस्ट वन का ए पार्ट था उसमें जो लास्ट एमसीक्यू था बेटे, उसमें एक आपको ऑप्शंस गिवन थे कि कोई भी मॉलिक्यूल जो कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा उस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन के एरिया से लो कंसंट्रेशन के एरिया की तरफ मूव कर रहे थे। ओके, अब यहाँ पे दो ऑप्शंस के दरमियान मैंने आपको बताया था क्लैश है, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन। ओके, उस स्टेटमेंट के अंदर लिखा था कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करवा रहे हैं, उसमें एनर्जी की कोई भी डिस्कशन नहीं थी या एनर्जी का कोई भी हिंट आपको नहीं बताया हुआ था। पैसिव ट्रांसपोर्ट जहां भी यूज हो रही है इट मीन्स कि ये मूवमेंट विदाउट एनर्जी है। ठीक है, आल्दो पैसिव ट्रांसपोर्ट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही है, लेकिन बिकॉज यहाँ पे उस स्टेटमेंट में विदाउट एनर्जी नहीं लिखा था तो इसलिए फिर आप क्या करोगे कि आप डिफ्यूजन को चूज कर लोगे, बिकॉज डिफ्यूजन में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं। अगर आपको उस स्टेटमेंट के अंदर एनर्जी की स्टेटमेंट भी गिवन होती तो तब आपने पैसिव मार्क कर देना था, बिकॉज उस स्टेटमेंट में जस्ट लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूल्स हाई से लो की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आप ऑप्शन डिफ्यूजन का ही मार्क कर लें एंड आई थिंक वो ऑप्शन डी था। ठीक है, ये करेक्शन कर लें कि अगर स्टेटमेंट में एनर्जी की बताया हुआ है कि एनर्जी नहीं है, उसके अंदर एनर्जी सप्लाई नहीं की आपने और मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद मूव कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियस मूव कर रहे हैं, तो वो आपकी पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी, लेकिन वो भी हाई से लो की तरफ ही होगी। ठीक है, जस्ट आपने एनर्जी की बेसिस पे चेक करना है कि आप डिफ्यूजन को मार्क करोगे या फिर पैसिव को मार्क करोगे, लेकिन दोनों के अंदर मूवमेंट यही होगी। ओके, सो आज के टेस्ट में जो फर्स्ट बेटे आपको एमसीक्यू पूछा गया था वो देख लेते हैं आपके क्वेश्चन पेपर से। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स के यहाँ पे कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, एक जगह पे हाई कंसंट्रेशन है और एक जगह पे कम कंसंट्रेशन है। अगर तो आप टर्म यूज कर रहे हो अलोंग द कंसंट्रेशन, ठीक है, इट मीन्स कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, खुद ब खुद हो रही है, आपने एनर्जी सप्लाई नहीं करनी है। ये डिफ्यूजन, पैसिव सारी टर्म्स इसके अंदर आ जाती हैं। बट अभी टर्म थी यहाँ पे स्टेटमेंट में अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अलोंग क्या था, हाई से लो की तरफ। अगेंस्ट मीन्स के ये उससे ऑपोजिट होगी, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगी, लो से हाई की तरफ। ठीक हो गया। सो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में आपके ऑप्शंस में से डिफ्यूजन भी नहीं हो सकता, तो फिर क्या मार्क करोगे आप, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपके ऑप्शन ए में गिवन है, क्योंकि जब आपने चैप्टर पढ़ा था ये तो उसके अंदर पढ़ा था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 2 देख लेते हैं। व्हाट डज लाइसो मीन्स। लाइसो मीन्स लाइटिक। ठीक है, लाइटिक मीन्स ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन आप डिजोल्विंग के मीनिंग में भी ले सकते हो, सप्लिटिंग के मीनिंग में भी ले सकते हैं आप। ठीक है, सो लाइसिस में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रही है। ब्रेक डाउन किसी भी सॉलिड पार्टिकल की जो कि लाइसोसोम्स के अंदर एंटर होंगे। यहाँ पे लाइसो वर्ड लाइसोसोम से उसका फर्स्ट पार्ट लिया गया है और लाइसो मीन्स के लाइटिक। लाइटिक ब्रेक डाउन या फिर डिजोल्विंग यहाँ पे आपके एक एमसीक्यू में गिवन है ऑप्शंस में, बिकॉज डिजोल्विंग लाइसिस से या फिर आपके ब्रेक डाउन से मैच हो रहा है का मीनिंग, तो हम यहाँ पे डिसॉल्विंग मार्क कर देते हैं। सो एमसीक्यू नंबर 2 में फिर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या मार्क करोगे, ऑप्शन ए। ओके, एमसीक्यू नंबर 3, इनर मास ऑफ द न्यूक्लियस इज टर्म्ड एज। ओके, जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो ये सेल है, सेल का ये जो साइट है इसे आप साइटोप्लाज्म कहते हैं, वाइल ये न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी साइट है उसे आप न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हो।
ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है और ये जो एरिया न्यूक्लियस के अंदर है ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म सेल का जो न्यूक्लियस का जो इंडर मैस है उसे आप बोलोगे, तो आपका फिर ऑप्शन MCQ नंबर 3 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। और ऑप्शन देख लेते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म किस ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन सी में। ठीक हो गया। ओके, सो फोर्थ MCQ is about lysosomes contain enzymes। लाइसोसोम्स ऐसी बॉडीज हैं जो कि लाइसिस करवाती हैं और ब्रेक डाउन करवाती हैं। इसके लिए इनकी बॉडी के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लाइसोसोम है तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। आपने ये चैप्टर में डिटेल के साथ इसकी फिगर भी पढ़ी हुई है, जस्ट मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे रही हूँ। तो लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम मींस कि ये वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करवाएंगे किसी भी बड़े साइज के मॉलिक्यूल की स्मॉलर साइज में। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देख लेते हैं कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स किस ऑप्शन में गिवन है। सो ऑप्शन बी में ये आंसर गिवन है। सो आपका MCQ नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन फिर बी होगा। ओके, सो MCQ नंबर 5, आउटर मोस्ट वॉल ऑफ एनिमल सेल इज। आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि ये एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल की सबसे आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन है उसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हो। इन केस ऑफ प्लांट सेल ये जो मेम्ब्रेन है ये एक एक्स्ट्रा कवरिंग से रैप हुई होती है, कवर हुई होती है। इस मेम्ब्रेन को आप सेल वॉल कहते हैं। बिकॉज ये एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। आपके ऑप्शन देख लेते हैं ये किसमें गिवन है, ऑप्शन बी में। ओके, सो MCQ नंबर 6, ऑल द सेल ऑर्गेनेलिज आर प्रेजेंट इन। आपको पता है ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो जितने भी ऑर्गेनेलिज होंगे, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, गोल्जी बॉडीज हैं, या कोई भी है, कोई भी और ऑर्गेनेली है, प्लास्टिड्स हैं, वो इस साइड के अंदर मौजूद होते हैं। और इस साइड को आप क्या कहते हो, साइटोप्लाज्म। सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। Okay, so MCQ number 7, what is responsible for storing genetic information? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जब भी आप बात करते हो इट मीन्स कि आप जीन्स की बात कर रहे हैं। आप जब जीन्स की बात करते हो तो इट मीन्स कि आप DNA की बात करते हो। DNA कहाँ होता है, क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स कहाँ है, न्यूक्लियस में। ठीक है, और फिर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपका कौन सा ऑर्गेनेल स्टोर कर रहा होगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जीन्स आप सबको पता होना चाहिए अब तक कि वो DNA के ऊपर पर्टिकुलर सेगमेंट जो कि आपके कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। सो MCQ 7 का ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, फिर ऑप्शन सी, न्यूक्लियस के अंदर ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो कंट्रोल कर रहा है। बिकॉज उसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर DNA है और DNA के अंदर जीन्स हैं। ओके बेटे, सो MCQ नंबर 8, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट इज ऑलवेज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। ओके, जब भी आप प्रोटीन फैक्ट्री की ऑर्गेनेलिस के लिए टर्म यूज करते हैं किसी भी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स सिंथेसाइज हो रही हैं वो प्रोटीन्स राइबोसोम्स सिंथेसाइज करवा रहे होते हैं। ठीक है, सो चाहे किसी सेल के अंदर यूज होनी है या सेल के बाहर यूज होनी है, तो इसलिए जब हमने लेक्चर लिया था तब मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी प्रोटीन की सिंथेसिस की बात हो रही है इट मींस कि आप राइबोसोम्स की बात कर रहे हो। तो प्रोटीन्स की सिंथेसिस की वजह से आप राइबोसोम्स को कह देते हो कि ये प्रोटीन बनाने की फैक्ट्रीज हैं जितनी भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए होती है। सो फिर आप MCQ 8 में करेक्ट ऑप्शन क्या मार्क करोगे, राइबोसोम्स। एंड राइबोसोम्स किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। प्रोटीन सिंथेसिस जितनी भी हो रही है किसी सेल के अंदर वो राइबोसोम्स ही सिंथेसाइज करवाते हैं। ओके, वेरी इजी MCQ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आप जब से बायो पढ़ रहे हैं आप इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि किसी भी लाइफ का सबसे स्मॉलर यूनिट सेल है। आई थिंक कि आपको पहले पता होगा और बहुत से स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता।
वो याद रखेंगे। ओके, सो फंक्शनल यूनिट किसी भी लाइफ का सेल है और सेल किस ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन ए में। ओके, एमसीक्यू नंबर 10, ग्लाइकोसाइलेशन टेक्स प्लेस इन। ग्लाइकोसाइलेशन क्या है? जब गोल्जी ऑपरेटस आपको पढ़ाया था तो तब बताया था कि जितने भी गोल्जी ऑपरेटस के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज एंड लिपिड्स, ठीक है, ग्लूकोज एंड लिपिड्स को कंबाइन करके ये क्या बना देता है? ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लूकोज एंड प्रोटीन्स को कंबाइन करके ये क्या बना देता है? ग्लाइकोप्रोटीन्स। ओके, सो ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, इन दोनों के अंदर ग्लूकोज ऐड हुआ है। ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन्स के अंदर ग्लूकोज ऐड करवाया है और ग्लाइकोलिपिड्स में जब ये हमने सिंथेसाइज करवाया तो लिपिड्स में ग्लूकोज को ऐड करवाया था। ओके, अब यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन हो रही है, इट मीन्स कि ग्लूकोज की एडिशन हो रही है। ये ग्लूकोज की एडिशन किसी भी लिपिड के अंदर या किसी भी प्रोटीन के अंदर कौन कंट्रोल कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर? गोल्जी ऑपरेटस। तो एमसीक्यू नंबर 10 में देख लें कि किस ऑप्शन में गोल्जी ऑपरेटस गिवन है। ऑप्शन ए में गोल्जी कॉम्प्लेक्स गिवन है, सो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 11, प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं है? डीएनए भी होता है, साइटोस्केलेटन भी है, सेल वॉल भी है, जस्ट उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं है और न्यूक्लियस नहीं है, और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली यहाँ पे सेंट्रियोल गिवन है। सो फिर आपका एमसीक्यू नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन क्या आप मार्क करोगे? ऑप्शन ए, बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होते हैं, सो इसमें सेंट्रियोल भी एब्सेंट होना चाहिए। सो सेंट्रियोल इज absent in prokaryotic cell. Okay बेटे, MCQ number 12, okay, which part is not present in eukaryotic cell? यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सब प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियाइड इनके अंदर एब्सेंट है, सो आप ऑप्शन डी मार्क करोगे एमसीक्यू नंबर 12 का। अब ये न्यूक्लियाइड क्या होता है? न्यूक्लियाइड बेटे वो रीजन है जहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए मौजूद होता है, ठीक है। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया का, और ये उसका क्रोमैटिन मटेरियल है। सो ये वो रीजन जहाँ पे क्रोमोसोम्स या क्रोमैटिन मटेरियल मौजूद है, इसे आप न्यूक्लियाइड कहते हो। ओके, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल ये न्यूक्लियाइड क्यों एब्सेंट होता है? बिकॉज इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल में ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर रैप हुए होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर रैप होने की वजह से वो एक डिफाइंड न्यूक्लियस है, उसका क्रोमोसोम ओपनली मौजूद नहीं होता, ठीक है। सो विच ऑप्शन इज एब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल? फिर आप न्यूक्लियाइड को मार्क कर देंगे एंड वो आपके ऑप्शन डी में गिवन है। MCQ number 13, which one is not function of cells glycocalyx? सेल ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स मीन्स के किसी भी सेल की मेम्ब्रेन के बाहर जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, या कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो कि उसको रिकॉग्नाइज करवाने में हेल्प आउट करवा रहा है, रिकॉग्नाइज या फिर आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प आउट करता है। ओके, रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई मीन्स कि अगर स्टमक के सेल्स हैं तो वो स्टमक के सेल्स को रिकॉग्नाइज करवा रहा है, एक फिंगरप्रिंट दे रहा है कि ये स्टमक के ही सेल्स हैं। लिवर के सेल्स को लिवर के सेल्स के करैक्टर्स दे रहा है, हार्ट के सेल्स को हार्ट के सेल्स के करैक्टर्स दे रहा है। तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स अटैच हैं ये आइडेंटिफाई करवाने में या रिकॉग्नाइज करवाने में हेल्प आउट करते हैं, और इन मॉलिक्यूल्स को आप कहते हो कि ये ग्लाइकोकैलिक्स है, ठीक है। सो ऑप्शंस देख लेते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स का आपके गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन या कौन सा फंक्शन ग्लाइकोकैलिक्स नहीं करता। ओके, सो
रिकॉग्निशन भी करवाता है और बिहेवियर भी कंट्रोल कर रहा है उसका, ट्रांसपोर्ट नहीं करवाता। ग्लाइकोकैलिक्स इट मीन्स कि जो चीज़ सेल के अंदर जा रही है बाहर जा रही है उसको कंट्रोल नहीं करवाएगा, जस्ट एज अ फिंगरप्रिंट वर्क करेगा और किसी भी सेल को आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प आउट करेगा। सो हम ऑप्शन देख लेते हैं और सबसे फर्स्ट ऑप्शन आप मार्क करोगे कि ये ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल नहीं करता। ग्लाइकोकैलिक्स आपको लेक्चर में डिटेल के साथ बताया था, यहाँ पे भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। ओके बेटे, सो जितनी भी डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपने सेल मेम्ब्रेन के अंदर पढ़ी थी, उन सारी मूवमेंट में से कौन सी ऐसी मूवमेंट है जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, और वो एक ही मूवमेंट थी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बाकी सारी की सारी स्पॉन्टेनियस हैं। स्पॉन्टेनियस मीन्स कि ये खुद ब खुद हो रही होती हैं। सो एनर्जी कौन सी ट्रांसपोर्ट के लिए रिक्वायर्ड है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज गिवन इन ऑप्शन डी। ओके, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर किसी भी मॉलिक्यूल को मूव करवाने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये डिटेल लेक्चर में पढ़ चुके हो आप, ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है और फिल्ट्रेशन का प्रोसेस ऑप्शन ए में है। ओके, 16 MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड विद इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको पता है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, तो डीएनए भी मौजूद है, उसका मैट्रिक्स भी है, क्रिस्टाई भी है, इस तरह से है अगर, तो ये उसकी फोल्डिंग्स, ठीक है, ये इसका फोल्डिंग्स है, ये क्रिस्टास हैं, ये मैट्रिक्स सारे का सारा इनर वाला, ये बाह्य वाला आउटर इन्वेलप है। तो जस्ट फिर इसके अंदर डीएनए भी इसके अंदर होता है, सर्कुलर डीएनए जो कि सेल्फ रेप्लिकेशन करवाता है। इसके अंदर आरएनए एब्सेंट होता है। सो आरएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एब्सेंट है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन भी 16 का फिर आरएनए वाला ही होगा और आरएनए ऑप्शन डी में गिवन है। ओके, सो लास्ट एमसीक्यू के नर्वस सिस्टम के जो सेल्स प्रोटेक्शन करवा रहे हैं, सपोर्ट करवा रहे हैं या नरिशमेंट करवा रहे हैं इन गिवन सेल्स में से वो कौन से सेल्स हैं। जब आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बिकॉज अभी बीएससी पार्ट 1 में आपने जस्ट इनके इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था टिश्यूज़ का, लेकिन पार्ट 2 में आप इसकी डिटेल पढ़ोगे कि इस तरह से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। न्यूरॉन्स वो सेल्स हैं जो कि नर्वस सिस्टम को बना रहे होते हैं। तो ये एक्सोन के ऊपर इस तरह से लिपिड्स की बनी हुई शीट की प्रोटेक्शन होती है। ये जो एक्स्ट्रा स्केयर्स ड्रॉ किए हैं ये लिपिड्स के बने हुए हैं। तो ये जो लिपिड्स के बने हुए स्केयर्स हैं इन्हें आप ग्लियल सेल सिक्रिएट करवा रहे हैं। अब ये लिपिड्स की लेयर क्या करती है कि ये एज अ इंसुलेटर वर्क करेगी। इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही होगी उसे वो साइडों पे स्प्रेड नहीं होने देगी और इसे एक्सोन सेल्स के अंदर रखेगी। ठीक है, ना सिर्फ प्रोटेक्शन कर रहे हैं, प्रोटेक्शन किस चीज़ से कि ये वाली जो इम्पल्स पास हो रही थी, बिकॉज इम्पल्स की नेचर इलेक्ट्रिक होती है, तो वो सराउंडिंग वाले जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज ना हो जाए। ठीक है, डिटेल फिर आगे इंशाल्लाह पार्ट 2 में ही पढ़ोगे, बिकॉज यहाँ पे जस्ट इंट्रोडक्शन था। जस्ट फंक्शंस गिवन है आपके इस सेल के टॉपिक में, तो आपको ये फंक्शंस याद रखने हैं। सो करेक्ट ऑप्शंस आप क्या मार्क करेंगे? ऑप्शन बी, ग्लियल सेल